हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है। और इसका हम लोग अभी पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। आप लोग अपना अपना किताब लेके बैठिएगा, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से देख पाएँ। ठीक है। तो चलिए करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। लगता होगा कितना अच्छा लगता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। और आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती जाती है। अब उसकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाते हैं, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले जैसे प्रतीत होते हैं। पता ही होगा कि जैसे आसमान में जैसे शाम हो जाती है तो तारा उगता है आसमान में, तो कुछ तारे ज़्यादा चमकीले हुए प्रतीत होते हैं और कुछ तारा थोड़ा हल्के धुंधले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। ऐसे लगता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो, हीरे की तरह प्रकाशित होता रहता है। ठीक है। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय में अलग अलग आकार एवं अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चांद को लगभग एक महीने में एक दिन ही देख पाते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है। ये अमावस्या होती है। ठीक है। अमावस्या के रोज चंद्रमा आकाश में नहीं दिख पाता है और ये अंधेरी काली रात होती है। ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उन सभी चमकती हुई वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण तेज रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है। जो रात में वस्तुएं चमकती है ना, उसे हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि बहुत सूर्य की प्रकाश आती रहती है और पूरे प्रकाश में आकाश हो जाता है, तो रात वाली चीज़ दिन में नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकने वाली वस्तुएं होते हैं, जैसे तारा हुआ, फिर खगोलीय पिंड, ऐसे इत्यादि जो सब चमकते रहते हैं रात को, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होता है तथा गर्म होते हैं। ऐसे गैसों से बने होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड जो होते हैं वो गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। सूर्य जो चमकता रहता है दिन को, वो भी एक तारा ही है। जो सूर्य भी है वो भी एक तारा ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है।
सूर्य के समान ही है। जो तारा सब रात में जो चमकते रहते हैं वो सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण यह होने के कारण हम लोग इसकी ऊष्मा एवं प्रकाश प्रकाश महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जो तारा होता है वो अत्यंत छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर कभी सभी वस्तुएं छोटे दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। आप लोग महसूस किए होंगे कि हवाई जहाज जब आसमान में उड़ता रहता है तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, जबकि वह छोटा रहता नहीं है। जब जमीन पे आता है तो पता चलता है कितना बड़ा है, और आकाश में इतना छोटा सा लगता रहता है, जैसा लगता है कि इसमें इंसान कैसे बैठ सकता है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और आशो मेजर या बिंग डियर भी इस प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। आशो मेजर और बिंग डियर भी एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाली नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सात ऋषि तंत्र, यह 7 ताराओं का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल में आशा मेजर का भाग है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोसी के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे एवं ग्रह एवं नक्षत्र मंडल को दिखाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाती है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ध्रुव तारा है, उत्तर दिशा की तरफ दिखाते हैं, वो ध्रुव तारा होता है। ठीक है, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में अब देखेंगे, आपने देखा कि वो ध्रुव तारा था कि यदि सप्तऋषि मंडल को संकेतित तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा की ओर इंगित करता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी उष्मा नहीं होती, जो दूसरे के प्रकाश और उष्मा से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। ग्रह के पास कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक शब्द के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, परिभ्रमण मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो ग्रह है, जो हम लोग एक ग्रह पे रहते हैं। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी है जो अपना प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती हैं। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती हैं। पृथ्वी को जब हम चंद्रमा पर से देखते हैं तो पृथ्वी भी चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं।
इनमें इनमें से कुछ के पास अपनी इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होता है। ठीक है। सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिससे मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल जिसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमें इसके बहुत दूर है। पृथ्वी के नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं: बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेन है और नेपच्यून है। ठीक है। एक बार और फिर से देख लीजिए। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है जो सूर्य से दूरी के अनुसार है। वे हैं: बुध पहला हो जाएगा, शुक्र दूसरे नंबर पे हो जाएगा, पृथ्वी तीसरे नंबर पर, मंगल चौथे नंबर पर और बृहस्पति 5वें नंबर पे हो जाएगा, शनि 6ठे नंबर पे हो जाएगा, यूरेन हो जाएगा 7वें नंबर पर और नेपच्यून हो जाएगा 8वें नंबर पर। ठीक है। 8 ग्रह है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 48 दिन लगते हैं। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह होता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होते हैं। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक मतलब कुछ समय पहले तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 शीर्ष तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जानना है पृथ्वी के बारे में। ठीक है। तो पृथ्वी से दूरी के हिसाब से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। तो सूर्य पृथ्वी से दूरी के हिसाब में कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तीसरा ग्रह हो जाएगा, और आकार में कौन सा हो जाएगा? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। पृथ्वी जो है ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार में भूआभ ही कहा जाता है। यही कारण है कि उसके आकार को भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के सामान्य आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जो हमारी यहाँ पृथ्वी पर वायु और पानी उपस्थित है, जो एक इंसान के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायु और पानी के बिना हम लोग रह नहीं सकते। ठीक है। आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है।
ठीक है, आप लोग जान गए किन कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी 2/3 भाग से पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा को जानते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी को सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग पृथ्वी की सूर्य और चंद्रमा की दूरी का तुलना कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उसकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उसकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि चंद्रमा की रात होती है, जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन चंद्रमा पर एक अलग सा छाया बनता है, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, उसी छाया बनता है जो गड्ढे की समान दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ध्रुव ग्रह को जानते हैं। ये हो जाएगा तारे ग्रह एवं उल्का उपग्रह हैं। तारा ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो तारा ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। अब लोग को ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा किसकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, अब इसके आगे है उल्कापिंड को चलिए जान लेते हैं। ये हो जाएगा उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ा को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल उठते हैं। फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे गड्ढा हो जाता है और जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, कोई उल्का होता है कि जो ज़्यादा बड़ा होता है, हमारा वायुमंडल उसे नहीं जला पाता है, इस कारण वो पृथ्वी पर आके गिर जाता है और पृथ्वी पर गिरने से वहाँ पे
ज़्यादा बड़ा होगा उल्का तो गड्ढा बनेगा, ये स्वाभाविक बात है कि गड्ढा बन जाता है पृथ्वी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ये उल्का है और हमारा वायुमंडल इसे जलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्या आपने क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के समय में जब हम लोग छत पे रहते हैं और ज़्यादा गर्मी होती रहती है तो खुले आसमान में सोना पसंद करते हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर ये देखा होगा। यह लाखों तारों का समूह होता है, जो लाखों तारों का समूह होता है और ये सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई पड़ता है। यह सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई पड़ता है हम लोग को। ठीक है, यह पट्टी आकाश गंगा एवं मिल्की वे कहलाती है। जो सफ़ेद पट्टी जो आकाश में दिखाई देती है उसे कहते हैं आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है, जो प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार ये जो आकाश गंगा है मिल्की वे, उसे पहले प्रकार एक नदी के रूप में इसकी कल्पना की गई थी। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, आकाश गंगा करोड़ों तारा बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 था, जिसे हम लोगों ने कर चुका है। अभी आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन करके रख लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आप लोग को वीडियो आ जाए। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए कल गला दर्द करने लगा है ये पढ़ते पढ़ते। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।